हम लोग जो सुनते हैं, एक तो थेरेपिस्ट सुनते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट सुनते हैं, और एक होते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट कंबाइन करता है साइंस और प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग को, कि हम एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस के साथ एक एथलीट को देखते हैं, जिससे कि मेरा मतलब ये है ACL जो लिगामेंट होता है उसके ब्रेक होने का या फिर इंजरी उसमें हो जाने का, तो क्या इस इंजरी के बाद में खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। पहले की तरह अगर आप किसी भी एथलीट की बात करें जिसको ACL इंजरी है, तो उनका करियर ऐसा कुछ आप बता सकती हैं कि कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर लो या ऐसे स्ट्रेचिंग कर लो जिससे कि वहाँ पर स्लिप डिस्क एटलीस्ट ना हो? सबसे पहले तो अगर आपको स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज जैसा कुछ डायग्नोज हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको सबसे पहले बताएगी कि क्या आपके अंदर गलत हो रहा है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू मूव, डू नॉट पुश बियॉन्ड द मेजर्स। क्या ACL इंजरी के बाद खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाता है? क्या कमर दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है, आराम करना? क्या हर स्लिप डिस्क में सर्जरी की जरूरत होती है? बहुत सारे सवाल हैं आपके और हमारे मन में, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं एक बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट, या कहें बेहतरीन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तानिया बजाज, जो कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने ऑफ द कैमरा उनसे बात की हैं आपके लिए लेकर के आने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं कि आप सोच के सुन के हैरान हो जाएंगे कि बेड रिटन मरीज को भी खड़ा किया जा सकता है, वो अपने पैरों पर चल सकते हैं। लेकिन कैसे? आइए उनसे ही जाते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर तानिया बजाज का। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तानिया जी, मुझे जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, और हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के बारे में, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। हम लोग जो सुनते हैं, एक तो थेरेपिस्ट सुनते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट सुनते हैं, और एक होते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? तो जब मैं बात करती हूँ एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की, तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट कंबाइन करता है साइंस और प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग को, जिससे मेरा मतलब ये है कि मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि ऑन फील्ड इंजरी हुआ तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, दे विल अप्लाई अ टेप, 2-3 एक्सरसाइजेस कराएंगे और एथलीट को भेज देंगे ऑन फील्ड खेलने के लिए। बट नहीं, 10 सेकेंड के अंदर एक प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग करना, ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है। एथलीट को उस टाइम पे मसल इंजरी हुआ है, टेंडन लिगामेंट इंजरी है, कंकशन है, कंट्यूजन है, फ्रैक्चर है, ये सब डायग्नोज करना, असेस करना और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सब जबकि आपका मैच ऑनगोइंग है, ये एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट करता है। इनफैक्ट मॉडर्न स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इतना प्रोग्रेस कर गई है कि हम एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस के साथ एक एथलीट को देखते हैं, जिससे कि मेरा मतलब ये है कि अगर एक एंड्योरेंस एथलीट है जो कि रनिंग कर रहा है और एक स्ट्रेंथ एथलीट है जो कि वेट लिफ्टर है, इन दोनों का बॉडी टाइप समझना, उनके अंदर की फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो इन सब चीज़ों को समझ के एक रिहैबिलिटेशन अप्रोच प्लान करना, दैट इज व्हाट फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इन पर्टिकुलर इज। तो छोटी सी अगर गलती हो जाए किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, तो खिलाड़ी का तो पूरा करियर खत्म हो सकता है। डेफिनेटली आपका एक गलत डिसीजन या तो एथलीट को बना सकता है या उसका कैरियर बिगाड़ सकता है। तो बहुत आपका ये जो जॉब है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, और बहुत सोच समझ के आप डील करते होंगे। इसके साथ ना, जब हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, तो एक टर्म आता है ACL जो लिगामेंट होता है उसके ब्रेक होने का या फिर इंजरी उसमें हो जाने का। तो क्या इस इंजरी के बाद में खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। पहले की तरह अगर आप किसी भी एथलीट की बात करें जिसको ACL इंजरी है, तो उनका करियर डेफिनेटली ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप ACL इंजरीज़ को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हो। बात करूँ ग्रेड 1, ग्रेड 2 ACL इंजरी, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड प्रॉपर फिजियोथेरेपी अप्रोचेज एंड रिहैबिलिटेशन से
मैनेज हो सकती हैं। Okay. ग्रेड 3 या कंप्लीट टीयर के लिए डेफिनेटली आपको सर्जिकल असिस्टेंस रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, बट उसके बाद भी अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी अप्रोचेस से आगे प्रोग्रेस करते हैं तो कंप्लीट रिकवरी और रिटर्न टू स्पोर्ट पॉसिबल है। ये सब डिसीजन मेकिंग की सर्जरी की नीड है नहीं है या सिर्फ फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक इंडिविजुअल की इंस्टेबिलिटी कितनी है, उसकी एज ग्रुप क्या है, कोई और कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ये सब आपका हीलिंग फैक्टर और डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है इस पर। ओके, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए ACL इंजरी में, तो उसके बाद में फिजियोथेरेपी कितना अहम रोल प्ले करता है? देखो, मैं डेफिनेटली ये बोलूँगी कि जितना इम्पोर्टेंट आपका सर्जरी है उतना ही इम्पोर्टेंट वो इंसाइज्ड मसल की ट्रेनिंग है, जिसको हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। हम स्क्रैच से मसल को ये सिखाते हैं कि ABCD क्या होता है एज अ स्टूडेंट, जिसका मतलब ये है कि कैसे चलना है, कितना पैर मोड़ना है कि जर्क ना आ जाए। ये स्टेप बाय स्टेप हम एथलीट को सिखाते हैं। हम उसकी एजिलिटी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो प्रॉपर लोड ले सके। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे आते हैं, जिसका मतलब ये है कि वंस द एथलीट क्लियर्स इट, वो अपना स्पोर्ट और भी बेहतर तरीके से खेल सकेगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि जब जैसे यहाँ अगर हम सर्जरी की बात कर लें या फिर फिजियोथेरेपी की भी बात कर लें, सर्जरी के बारे में पहले बात करना चाहूँगी कि जैसे अभी सर्जरी हो गया किसी पेशेंट का, तो उसके कितने टाइम के बाद आप फिजियोथेरेपी के लिए उन्हें रिकमेंड करते हैं? देखो, अगर मैं बात करूँ फिजियोथेरेपी की तो हर केस अलग है, ओके। राइट? तो वो हाईली डिपेंड करता है कि अभी ऑनगोइंग एक्टिविटी लेवल कितना है, ठीक। पेशेंट का गोल क्या है। ओके। कई पेशेंट एल्डरली हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना घुटना क्यों यूज़ करना है, चलने के लिए और अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के लिए। यही एक स्पोर्ट्स एथलीट को अपना फुल परफॉर्मेंस अपने उसके नी की स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो गोल स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल ये सब डिसाइड करता है कि कितनी जल्दी हमको उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है। एक पर्सन है जिसका अभी वुंड हील ही नहीं हुआ है, कुड बी अ डायबिटिक पर्सन, उसको मैं एकदम से फिजियोथेरेपी स्टार्ट नहीं कर सकती। एवरी केस, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड हर किसी का जो हम ट्रीटमेंट प्लान है इंडिविजुअल स्पेसिफिक केटर करते हैं। वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस कि आप इंडिविजुअली प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, Definitely. गोल्स अलग होते हैं, जैसे Right. आपने बताया। गोल से एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि जनरली लोग अभी अपनी बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, जिम वगैरह लोग ज्वाइन करते हैं। Definitely. लेकिन जब जिम जाते हैं तो पीयर प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई पर्सन डेडलिफ्ट परफॉर्म करने जा रहा है या बारबेल का कोई एक्सरसाइज करने जा रहा है, ये हमारे जिम पर्सन्स के लिए है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर लो या ऐसे स्ट्रेचिंग कर लो जिससे कि वहाँ पर स्लिप डिस्क एटलीस्ट ना हो? डेफिनेटली सबसे पहले तो अगर आपको स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज जैसा कुछ डायग्नोज हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, पैनिक नहीं होना है। Okay. ठीक है। फिर आपको क्या समझने की ज़रूरत है कि आपके MRI में आया है डिस्क बल्ज, तो फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ आपका ये नहीं देखेगा कि ये MRI में डिस्क बल्ज लिखा हुआ है, वी विल ऑल्सो एड्रेस कि ये MRI में ये रिपोर्ट क्यों आई है, व्हाट इज द रूट कॉज। क्या आपका फॉर्म इनकरेक्ट था, इज योर कोर मसल वीक, आपका हिप मसल वीक तो नहीं है, आर यू इनटू अ प्रोलॉन्ग्ड फॉर्म ऑफ ओवरवर्किंग, ओके, आपने कहीं ओवरलोड तो नहीं ले लिया है व्हाइल यू वर गोइंग टू द जिम, एक्सेसिव रेपिटेशंस तो नहीं कर लिया है, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल रूट कॉज। या आप एक वर्कर हो जो लैपटॉप के सामने 12 घंटे बैठता है और 1 घंटे में जिम आए एंड यू स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट, ठीक है। तो ये सब हमें रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद ही अपना प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान जो है उसको प्लान आउट करना होता है। Okay. अगर बात करूँ डिस्क बल्ज की तो समझना ये ज़रूरी है कि डिस्क बल्ज एग्जैक्टली है क्या। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेंट का एग्जाम्पल लो, टेंट का वेंट होता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें रोप्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट।
तो रोप जो है आपके टेंट को बैलेंस आउट करके रखता है। एक तरफ से अगर मैंने रोप को टाइट कर दिया और दूसरी तरफ से उसको लूज छोड़ दिया तो क्या होगा कि हमारा टेंट का शेप बिगड़ जाएगा। सेम इज विद योर स्पाइन। अगर एक मसल का वीकनेस है और दूसरे मसल का टाइटनेस है तो एक काइंड ऑफ इम्बैलेंस लेके आता है। क्या आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी? नो, इट विल नॉट, क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएटेड है। मोस्टली जो फॉल्ट है ना वो मस्कुलर इम्बैलेंसेस का रहता है इन क्रिएटिंग अ डिस्क बल्ज। तो जब ये इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, एक जेली लाइक मटेरियल जो आपका डिस्क है वो एक तरफ से दब जाएगा, दूसरी तरफ से बल्ज आउट हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिस्क बल्ज। तो हम कहाँ काम करने की जरूरत है? वी कैन वर्क ऑन दिस मस्कुलर इम्बैलेंस टू क्योर इट एंड इट कैन बी मैनेज्ड। बट हाँ, सर्टन केसेस में जहाँ नर्व रूट कंप्रेशन भी आ गया है या कंडीशन हैज वर्सेंड, क्लिनिकली पेशेंट हिल ढुल नहीं सक रहा है, इन दैट कंडीशन लुकिंग कि कैसा कंडीशन है पेशेंट का, वी कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर सर्जरी in those cases, but most of them can be cured through conservative and physiotherapy managements. तो तानिया जी, अगर किसी को स्लिप डिस्क हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो अगर किसी को स्लिप डिस्क हो जाता है तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, which is the foremost thing, और उसके बाद give yourself some break. हम क्या करते हैं, we ignore pain, है ना, we start doing that कि सोरनेस ही तो है, सोरनेस will build muscles, let's continue doing it. लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको सबसे पहले बताएगी कि क्या आपके अंदर गलत हो रहा है। इफ यू आर नॉट एबल टू मूव, डू नॉट पुश बियॉन्ड द मेजर्स। पुशिंग बियॉन्ड एनीथिंग कैन प्रोवोक इंजरीज। लिसन टू योर बॉडी इज द फोरमोस्ट थिंग आई विल से। वंडरफुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी ना कॉर्पोरेट कल्चर हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रो ही कर रहा है और मोस्टली हर कोई कॉर्पोरेट में वर्किंग है, तो जो हमारी लाइफस्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो गया है। कंटिन्यूसली, जैसे आपने भी बोला, हम लोग सिस्टम के आगे, लैपटॉप के आगे काम करते रहते हैं। उसके बाद क्या है, मोस्टली जो यंग पीपल हैं उनको भी नेक में सोरनेस या फिर गर्दन में दर्द, बैक पेन, ये सब होता है। तो इन लोगों को, हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो आज की यूथ जो फेस कर रही है इसको मैं बोलूँगी सिटिंग एपिडेमिक। ओके। वाई? बिकॉज 12 आवर्स 14 आवर्स कॉन्स्टेंटली आप लोग लैपटॉप के सामने बैठे हैं, है ना, विदाउट अ सिंगल लेवल ऑफ ब्रेक और मूवमेंट, बिकॉज यू कॉल इट लाइक वी नीड टू फोकस ऑन द वर्क। अंडरस्टैंडेबल, बट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड साइंसेस क्या बोला गया है कि अगर आप अपराइट भी खड़े हैं स्टैंडिंग पोजिशन में तो आपका जो स्पाइनल डिस्कल प्रेशर है इट रीचेस टू 100%। अगर आप बैठे हैं तो जो स्पाइन पे लोड पड़ रहा है दैट इज 140%, और अगर आप स्लाउच होके बैठे हैं तो इट इंक्रीजेस टू 185%, नियरली डबल ऑफ योर अपराइट पोस्चर, राइट। सो बेसिकली क्या है कि यूथ ये फेस कर रहे हैं क्योंकि 12 आवर्स लॉन्ग स्ट्रेट आप उसमें बैठ रहे हैं, एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द पोस्चर कि पोस्चर खराब था। तो कोई भी पोस्चर, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए मेंटेन कर रहे हैं इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज नेक और बैक पेन। ओके, तो हमें क्या करना है अब इसमें? फॉलो द 30-30 रूल। 30 मिनट्स अगर आप एक पोजीशन में स्टिल बैठे हैं तो उसको कट डाउन करो 30 सेकेंड्स ऑफ ईदर स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, प्रॉपर हाइड्रेशन, जस्ट मूव योर नेक और योर बैक अ लिटिल बिट टू गेट आउट ऑफ दैट विशियस साइकिल ऑफ नेक एंड बैक पेन। वर्क स्टेशन की मॉडिफिकेशन करो। अगर सामान पीछे पड़ा है तो वो आपके डोमिनेंट हैंड के साइड पे होना चाहिए ताकि आप कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग टर्निंग नहीं कर रहे हो, राइट। a lot of things that need to be worked up. आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, ईटिंग की हैबिट्स कैसी हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस फॉर दैट मैटर, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट जस्ट अ पुअर पोस्चर। और मोस्टली हम लोगों की अभी स्लीप साइकिल तो पंचर हो रखी है, वो बहुत ख़राब चल रही है मोस्टली लोगों की। हमें फिक्स करना चाहिए, और अगर स्लाउच करके बैठे हो तो सीधे हो जाओ, स्पाइन पर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि क्या फिजियोथेरेपी किसी सर्जरी से बचा सकती है? डेफिनेटली, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस में सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, प्रॉपर गाइडेड एक्सरसाइजेज एंड फिजियोथेरेपी, ये आपको बहुत चीज़ों से
और बहुत ऐसे क्रॉनिक कंडीशन से बचा सकती है। क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम इंजरी सिर्फ ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वी प्रिडिक्ट इट, वी प्रिवेंट इट एंड वी इंश्योर दैट देयर इज नो रीअकरेंस ऑफ द इंजरी। ओके, तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो प्रिवेंट हो सकती हैं, ट्रीट भी हो सकती हैं। हाँ, सम केसेस यू माइट नीड सर्जरी, बट अगर आप टाइमली डायग्नोसिस कर लेते हो उन चीज़ों का, तब आपको सर्जरी की नीड नहीं पड़ेगी। राइट। अच्छा, जैसे आप काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, उनको आप ट्रेन करते ही होगे, उनका थेरेपी करते ही होगे, तो आपने क्या नोटिस किया है कि खिलाड़ी ऐसी कौन सी गलती ज़्यादा करता है रिकवरी के दौरान जिससे कि उनकी जो रिकवरी है और पुश हो जाती है? सबसे पहली गलती मैं ये बोलूँगी कि रिटर्न करना स्पोर्ट्स में बहुत जल्दी, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ हम कैसा फील कर रहे हैं। पेन कम लग रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है, एंड दे रिटर्न टू स्पोर्ट। बट फिर वो आते हैं कि रीअकरेंस हो गया इंजरी का, या इंस्टेबल लगता है, नहीं ढंग से खेल नहीं पाता, ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता। रीज़न, क्योंकि जब भी आपको स्पोर्ट पे रिटर्न करना है, द फोरमोस्ट थिंग इज दैट आपको स्पोर्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की ज़रूरत है, जिसमें हम आपका बैलेंस, इंस्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, कितना आपका मसल लोड ले पा रहा है, ये सब चीज़ें चेक करके देन वी परमिट यू टू गो फॉर द स्पोर्ट। ओके। उसके बिना अगर आप जाएंगे तो चांसेस होंगे रीअकरेंस के, इंजरी के। कमर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग सभी को फेस करनी पड़ रही है, और उसको लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं कि ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा या कर लूँगी तो हो जाएगा ठीक। तो ये कमर दर्द कब इमरजेंसी बन जाता है? सो बैक पेन एक मेडिकल इमरजेंसी तब बनता है जब किसी ट्रॉमा, फीवर, ब्लैडर बोवल डिसफंक्शन हो जाए, वीकनेस आ जाए आपके लेग्स के अंदर, या नमनेस फील होने लगे कंप्लीट, यू आर नॉट एबल टू फील एनी सेंसेशन, देन इट बिकम्स अ मेडिकल इमरजेंसी। फिर क्या And करना then चाहिए? you have to get a proper assessment done through a medical professional. ओके। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जुगाड़ कर ली और कुछ नुस्खे अपनाने की नहीं, सोचा जिससे कि definitely. प्रॉब्लम बढ़ जाए। Yeah. Right? अगर जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कमर दर्द की ही, तो एक चीज़ और आती है कि जब कमर दर्द की बात आती है तो लोग कहते हैं कि अच्छा दर्द हो रहा है तो रेस्ट कर लो, या हम लोग भी जनरली यही सोचते हैं कि रेस्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा, ठीक करे, आई एम फाइन। तो क्या कमर दर्द में रेस्ट करने की ज़रूरत है? तो जो सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि हमको क्या लगता है कि पेन जो है बेड रेस्ट से ठीक हो जाएगा, करेक्ट। है ना? बट अब आप ये देखो कि आपके बैक में पेन आया क्यों? प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ सिटिंग ऑन डेस्क, राइट? दैट मीन्स एक ही स्टैटिक पोजिशन आपने बहुत लंबी देर के लिए मेंटेन किया था, दैट इंक्रीजेस स्टिफनेस। अब हम बेड रेस्ट से क्या कर रहे हैं? अगेन मेंटेनिंग अ प्रोलॉन्ग पोजिशन, राइट? तो एक्सरसाइज करना सेफ रहेगा? Exercise in many of the cases is your treatment protocol itself. ओके। Okay. A stiff spine or a stiff muscle in the spine needs stretches. It needs movement. Or most of the cases में firstly the A line of treatment or the primary line of treatment is your exercise. But कुछ भी नहीं करना है YouTube या Google देख के. It should be properly assessed by your physiotherapist. It should be guided and guarded by your physiotherapist. करेक्ट। अच्छा, हम ना जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने कुछ चीज़ें बताई थी कि फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, तो वो मैं प्लीज़ आपसे जानना चाहती हूँ। आपने बोला था कि बेड रिटन जो पर्सन है उसको भी खड़ा किया जा सकता है, Definitely. ये कैसे पॉसिबल है? So the modern physiotherapy ये बहुत ही अच्छे लेवल पे इवॉल्व होती जा रही है. In fact, the future of the coming generation in terms of treatment, physiotherapy ये बन सकता है आने वाले टाइम में. Reason, it is one thing that is treating individuals बिना surgery और medicine के, right? And हम सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी बोला, we are not just treating the injury, we are predicting it, we are preventing it, and we are asking you to live a healthy quality of life. ओके। राइट? तो एडवांसमेंट की अगर बात करूं तो एडवांसमेंट इतनी आ चुकी है कि एक पैराप्लीजिक पेशेंट जो पहले व्हीलचेयर रिडन हुआ करते थे, अब उनको कंप्लीटली खड़ा किया जा सकता है थ्रू रोबोटिक फिजियोथेरेपी. वी कैन मेक देम वॉक. इन द अदर वे अराउंड,
हम बायो फीडबैक, EMG बायो फीडबैक से आपकी कौन सी मसल कितना फंक्शन कर रही है, कितना फंक्शन नहीं कर रही है, कितनी वीकनेस प्रेजेंट है, रिक्रूट हो भी रही है इस मूवमेंट में या नहीं हो रही है, रनिंग में, वॉकिंग में कैसे चल रहे हो आप, सब कुछ हम उसकी एक चार्टिंग बना सकते हैं और आपका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। एक दूर बैठे इंडिविजुअल को भी मैं देख सकती हूँ थ्रू व्हाट वी कॉल एज टेली फिजियोथेरेपी। देख AI एक बहुत अच्छा स्टेप फॉरवर्ड आया है जो मुझे इस चीज़ में हेल्प करता है या और भी फिजियोथेरेपिस्ट को हेल्प करता है। आप घर बैठे एक पिक्चर क्लिक करेंगे, आपका पूरा बॉडी का एनालिसिस एक चार्टिंग फॉर्म में हमारे साथ में आएगा, आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कैन बी डिटेक्टेड, एंड हम अपना ट्रीटमेंट, क्योंकि आप उस तरफ बैठे हैं, आप फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस सही कर रहे हैं या नहीं, ये दूर बैठे मुझे एनालिसिस करने में थोड़ा सा दिक्कत रह सकता है। करेक्ट है ना, क्योंकि वीडियो पे शायद मुझे वो गलत दिखे। तो ये चीज़ का भी क्योर फिजियोथेरेपी लेके आ गया है। बात करूं तो एस्ट्रोनॉट्स को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, द फील्ड इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजियोथेरेपी, जो उनको स्पेस के लिए तैयार करता है और फिर वापस आके ग्राउंड के लिए तैयार करता है। सुनीता विलियम्स, करेक्ट, शी वाज ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली। ओके, एंड एक्वेटिक फिजियोथेरेपी, पानी के अंदर, अंडर वाटर लोड फ्री करके, बियॉन्ड्स जो फोर्स है उन पे वर्क करके भी हम पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। वाओ, टेक्निक्स, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी आगे निकल गई है और ये बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब क्योंकि अगर हम देखें टेक्नोलॉजी के बारे में, हम फ़ोन को बोलते हैं कि फ़ोन से इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो गई, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर ग्रो कर रही है तो अच्छा भी हो रहा है लोगों का, ये हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि अगर हम जिम वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो जिम, आपने बताया कि एकदम से हमें लोड ज़्यादा ले लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जो हम स्टार्टिंग में करते हैं स्ट्रेचिंग और बाद में करते हैं कूल डाउन वर्कआउट्स, इनका कितना महत्व होता है? ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, ये हाथ चलाया, थोड़ा सा यूं चलाया, हो गई स्ट्रेचिंग, देन वर्कआउट करने लग जाते हैं। सो प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, वार्म अप जब हम करते हैं तो हम अपनी मसल को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब आप लोड ले सकते हो। ओके, ठीक है। राइट, कूल डाउन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इंजरीज देयर। ओके, फर्दरमोर आपकी मसल के अंदर जैसे जो फायरिंग हुआ है उसको सेटल आउट करने के लिए कूल डाउन इतना ही इम्पॉर्टेंट है। Okay. क्योंकि क्या होता है, जब हमने वर्कआउट किया तो सोरनेस डेवलप होगा, लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट होगा मसल के अंदर, ठीक है, एंड देन यू विल एंड अप कमिंग विद पेन्स कि यार सोरनेस आ गया थाई के अंदर, आज तो लेग डे किया तो सोरनेस आ गया। व्हाई? बिकॉज देयर वाज सम फॉल्ट इन योर कूल डाउन। ओके, वी नीड टू स्ट्रेच इट प्रॉपर ताकि ये लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन हो, बट इट शुड गेट सेटल्ड इन 3 days। ओके, तो 3 डेज से ज़्यादा अगर सोलनेस हो रहा है तो दैट इज डेफिनेटली एन अलार्म सिग्नल दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। ओके, अच्छा, लोग ये भी सोचते हैं कि यार शायद मैंने डाइट प्रॉपर इस दौरान नहीं ली, इस वजह से सोरनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं जा रही है, या फिर हो सकता है कि हाइड्रेशन मैंने प्रॉपर नहीं किया हो, या फिर प्रोटीन की कमी रह गई हो तो मसल्स बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से सोरनेस है। क्या हम ऐसे कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपकी डाइट की वजह से हो रहा है या फिर गलत पोस्चर में कुछ गड़बड़ कर ली है जिम में? डेफिनेटली सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी हाइड्रेशन कितनी है, स्लीप प्रॉपर थी कि नहीं, और फॉर दैट मैटर व्हाट इज द एंजाइटी लेवल, द स्ट्रेस लेवल, एवरीथिंग इन टोटल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। हाउ टू डिटेक्ट इट? लुक इनटू योर एंटायर डे। डिड यू हाइड्रेट वेल? पुट अ टिक मार्क इफ यू डिड। ठीक है, आपका लोड फॉर्म आपने आज ही इंक्रीज किया है और उसके सडनली बाद आपको ये पेन एंड निगल फील हो रहा है एंड 3 दिन में ये सेटल नहीं हो रहा है, देन अगेन एन अलार्म। ओके, इफ योर स्लीप साइकिल वाज डिसरप्टेड दैट मीन्स कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तब आपका फंक्शन ही नहीं कर रहा है बॉडी अच्छे से, इन्फ्लेमेशन के चांसेस और होते हैं। आपने उस टाइम पे लोड इंक्रीज नहीं करना है, गो स्टैटिक, गो स्टेडी। Also 12 घंटे का लैपटॉप वर्क कैन नॉट बी कट डाउन विद 1 hour of gym. You need to work in those 12 hours. Okay. हमें क्या लगता है 12 घंटे तो हमने काम कर लिया लैपटॉप के सामने, एंड नाउ वी आर बैक टू द जिम, आई एम जिमिंग ऑल्सो, बट 12 घंटे कैन इट कट डाउन लाइक with 1 hour of gym?
no ways. You need to follow the 30-30 rule I spoke about. ओके सो जैसे कि अब हम इस पॉडकास्ट के एंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी फिजियोथेरेपी की चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि इफ़ मेडिसिन adds days to life, physiotherapy is adding life to those days. वाओ, Right? Because quality of life is all what we want. हम ना अडेप्ट कर जाते हैं. पेन हो रहा है, अब तो बुढ़ापा आ गया, we have to live with it. आते ही रहता है. ऐसा नहीं है. If you detect it well in time, it can be delayed. It can be worked upon. And आप पेन को प्लीज इग्नोर नहीं करो, और एक्सरसाइज आपका दुश्मन नहीं है. राइट? हर चीज एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में आपको ठीक कर सकती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकती है. तो फिजियोथेरेपी इज द राइट चॉइस फॉर यू. गो फॉर इट. वंडरफुल, डेफिनेटली हमें करना चाहिए. एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि अगर किसी को इंजरीज हो जाती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं, अगर किसी का फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, देन एक टाइम पीरियड बताया जाता है कि इतने टाइम तक आपको अगर प्लास्टर है तो वो, या फिर वो सपोर्ट सिस्टम जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसके बाद में जब पर्सन वापस से आता है फिजियोथेरेपी कराने के लिए, तो फिर बहुत सारे पेन्स, क्योंकि मसल पूरी मूवमेंट भूल चुकी होती है, वीकेंड हो चुकी होती है, तो उस टाइम पे हमें उस पेन को रिड्यूस करने के लिए ऐसा क्या चीज़ करनी चाहिए? कोई जैसे कि कूलिंग थेरेपी यूज़ करनी चाहिए या हीट थेरेपी यूज़ करना चाहिए? दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पेन रिलीफ के नाम पे स्प्रेज आते हैं, ट्यूब्स आते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं या नहीं होते हैं? ओके. सो अगर जैसे आपने बोला पेन किलर्स, पेन ऑइंटमेंट्स, तो पेन क्या होता है ना, बॉडी का सिम्टम होता है. करेक्ट. कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है. राइट? जब हम पेन किलर खाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो नर्व जो कैरी कर रही है पेन का सिग्नल और आपको बता रही है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है. वी आर नंबिंग इट डाउन, aren't we? Right? So pain is a signal in your body that you are numbing down. Let it go gradual. Work on the root cause is what we are doing. I'm not putting you on painkillers. I will be working कि आपका root cause क्या है उस pain को आने का. तो हम कैसे अप्रोच करते हैं? We work systematically. फर्स्ट डे पे कितना मूवमेंट चाहिए? आई कैन नॉट आस्क यू टू लिफ्ट वेट ऑन द वेरी फर्स्ट डे. आई विल बी गोइंग वेरी ग्रेजुअल. पहले आइसोमेट्रिक्स जो कि बेसिक एक्सरसाइज है, इन पे वर्क करेंगे. उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए मसल्स पे वर्क करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वर्क करेंगे. फिर उसके बाद एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस. तो दैट्स हाउ वी गो, वेरी ग्रेजुअल एंड वेरी स्पेसिफिक. ओके. अच्छा, जो ना थोड़े एजेड पीपल होते हैं, अगर उनको प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको तो और भी टाइम लगता है हील होने के लिए. आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या, क्योंकि जब वो थेरेपी के लिए आते हैं तो उनका ये होता है कि दर्द जा ही नहीं रहा और प्रॉब्लम लगी ही हुई है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि टाइम लगेगा ऐसा? नहीं, डेफिनेटली बहुत से ऐसे एल्डरली पेशेंट्स दे कम टू द क्लिनिक एंड क्योर पॉसिबल है. बहुत लंबी देर में ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट ठीक होगा. जैसे मैंने बोला, हम सिर्फ नी पेन को एड्रेस मत करो. दिस इज फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो. इफ अ पेशेंट इज कमिंग टू मी विद नी पेन, हम प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करते हैं. तो आपको इंजरी कैसे हुई थी, आपने क्या खाया था, पास्ट में आपका कोई स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी तो नहीं हुआ था. दिस इज ऑल माई हिस्ट्री टेकिंग क्वेश्चंस. इज द पेशेंट ओके, इनटू अ स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स, स्लीप प्रॉपर थी नहीं थी, ये सब आपका पेन कॉज करते हैं. और सबसे पहली चीज़ जो एक डॉक्टर को करनी चाहिए ना, वो पेशेंट को साइकोलॉजिकली ठीक करो. आधा पेन वहीं एंडेड है. इज कमिंग टू यू विद अ लॉट ऑफ फस इन द माइंड. ऐसे नहीं तो वैसे काम कैसे करूंगा, अब तो काम भी रुक गया. सो मेनी टेंशंस, राइट? सो अश्योरेंस दैट यू विल बी फाइन, आई विल मेक यू ओके. गिव दैट जेंटल स्माइल. Probably half your patient is okay mentally. And then start working on the diagnosis. Probably क्योंकि stress भी एक reason हो सकता है. When you are speaking with a smile, half the patient is okay. And then go for the correct form of diagnosis. Tell them कि आपको सही time पे खाना है, आपको सही time पे सोना है, और मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उससे भी आपको फर्क पड़ेगा. ये सारे फैक्टर्स पे काम करेंगे, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा.
वंडरफुल वंडरफुल। और अगर डॉक्टर जो है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपकी तरह स्माइल करके अगर बताएंगे तो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रेस भी कम होगा, जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे लोग। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर तान्या, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं और होपफुली सब लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, पैनिक से हमें मोस्टली बचना चाहिए। एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच, आपने जो अपना इतना सारा कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मीन्स अ लॉट, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में तो जाना ही जाना, साथ में ये भी जाना कि डे टू डे लाइफ में हम ऐसे क्या चीज़ें कर जाते हैं जिनसे हमारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है, और अगर प्रॉब्लम बन जाए तो क्या नहीं करना है, यानी कि पैनिक नहीं करनी है। और जितना जल्दी हो सके, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, पेन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं, डॉक्टर तानिया बजाज के पास आप तो डेफिनेटली जा सकते हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आपको मिल जाएंगी, कैप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए डेफिनेटली आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में तो इतना ही। बहुत सारी चर्चा आज के इस पॉडकास्ट में रही। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर ताने के साथ हम इस एपिसोड का पार्ट 2 लेकर आए, यानी कि और भी डिटेल में चर्चा करें, तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।